बिल्कुल सही है। जा रही भाई आगे। ड्राइविंग का क्या किया तूने? हम्म, इंडिपेंडेंटली ड्राइव कर लेती हो? नहीं, लेकिन मेरे साथ ट्रेनर बैठता है। तो अभी ये है ना कि जब तक मैं अकेली ना कर लूँ, ये तो मेरा रास्ता तो बड़ा स्ट्रेट है। जब अकेली आना शुरू होगी मसला ही हल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी अकेली आ नहीं रही हूँ। हम्म, अकेले ना आना बेबी, जब तक तुम फुली सेटिस्फाइड नहीं होती। तो चलाती अपनी गाड़ी पे ही होगी ट्रेनर की? दे दी तुझे भाई ने? और वो तो चला गया ना ट्रेन से। गाड़ी छोड़ दी है? तो वो वहाँ लेके जाने की जगह है, अच्छा उनको वहाँ मिली है ना। अच्छा। हाँ वो तो मिलेगी जाहिर है। तो कहते नहीं थे कुछ एहतियात से? अभी ये मेरी बहन की अर्जेंट हम शादी कर रहे हैं नवंबर में, इस कंजर की वजह से, सबसे छोटी की, किस उसकी कंजर की वजह? बंदे मेरे की वजह से उसको जगह जो नहीं, वहाँ घर जो नहीं मिला फैमिली रखने के लिए। तुझे पता है अभी अंडर ट्रेनिंग जो गया है, तो तू उसकी फिर शादी हर करने से बजट तुझे क्या फायदा? वो मेरे पास रहेगी ना। शादी करके हाँ, मियाँ बीवी मियाँ, समेत? हाँ, वो भी लाहौर में ही है ना दोनों, वो अपने हॉस्टल में, वो अपने। अब ये होगा मैरिज में 20,000 तक घर, 20,000 25,000 किराया दे रही हूँ, 10,000 बिल आता है, इतना मैं पेट्रोल लगा के आ जाऊँगी। मुझे कड़ी नस्लों का स्वभाव है, इतनी बड़ी कोठी में मैं रह रही हूँ, चल मेरी बहन मेरे साथ रही जाएगी। उसने वैसे भी उसका ससुराल साहिवाल में यहाँ पे रहेगी, तो चलो उसका भी हाथ बढ़ जाएगा, मेरा भी खर्चे वाइज हाथ बढ़ जाएगा। मेरा मकसद ये है। अब मैंने उनको अपने पास रखा है, ठीक है। यकीन कर 25,000 के इतने हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ क्लियर है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है क्लास सबको? ओके। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी सुपीरियरिटी ट्रायल्स। ट्रायल्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल्स की बात की थी, ठीक है। उसमें हमने सुपीरियरिटी ट्रायल्स की बात की थी कि जब भी हम कोई सी दो ड्रग जो है वो हम लॉन्च करवा रहे होते हैं, तो या तो जो आपके पास जो प्रीवियस ड्रग जो मार्केट में मौजूद होती है, या तो वो अच्छी होती है, या वो उससे उसके बराबर होती है, या वो उससे कम इफेक्ट्स रखती है। अगर तो नई लॉन्च होने वाली ड्रग जो है वो आपकी प्रेजेंट ड्रग से इफेक्ट ज़्यादा अच्छे रखती है, तो हम कहेंगे कि ये सुपीरियरिटी ट्रायल है, ठीक है। और अगर जो आपकी प्रेजेंट ड्रग है उसके इफेक्ट जो है वो इक्वल है,
आपकी न्यूली लॉन्च ड्रग से, तो हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस ट्रायल है। और अगर आपकी जो न्यूली ड्रग है वो मतलब उसका इफेक्ट जो है वो कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल ड्रग के कम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इंफीरियरिटी ट्रायल है। गेटिंग माई पॉइंट? एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बन गया आपका, ठीक है। तो अब नाम से जाहिर है सुपीरियरिटी ट्रायल। व्हेन यू आर कंडक्टिंग सम ट्रायल, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, किसी भी किस्म की, आप अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, किसी भी किस्म का आप कोई भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नया बनाते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं तो किसी भी किस्म का आप कह लें कि कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अगर उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आपके प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स से सुपीरियर हैं, अच्छे हैं, ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव है, तो यू विल से कि वी हैव कंडक्टेड अ सुपीरियरिटी ट्रायल, ठीक है। उसको हम सुपीरियरिटी ट्रायल कहेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी थी उस दिन। ये देखें, इफ अ न्यू ड्रग इन एन एग्जिस्टिंग क्लास इज डेवलप्ड, मेरे ख्याल ये भी हो गया था, यस। हाइपोथेटिकल भी हो गया था। बात आ जाती है आगे कॉन्फिडेंस इंटरवल टू कंपेयर टू ट्रीटमेंट्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल? हु विल टेल मी? क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल? शाबाश, जल्दी से ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और मुझे बताएं। आप लोगों ने बायोस्टैट की क्लास में भी पढ़ा होगा। हाँ जी, हरी, आप जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, कौन बताएगा क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल? किसी को भी नहीं पता? सहर, इफरा फिर से मोबाइल जेबों में रख के बैठ गए हैं क्या? क्या क्लास में पार्टिसिपेट नहीं आप लोग करना चाहते? बिल्कुल, वेरी गुड। इफ्रा ने बताया है रेंज ऑफ वैल्यू सो डिफाइंड दैट देयर इज अ स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर लाइज विद इन इट, ठीक है। कि मतलब हमारे पास उन वैल्यूज की रेंज आ जाती है, हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इस हद तक प्रोबेबिलिटी है, इस हद तक चांस है, ठीक है, कि वैल्यूज जो है वो आपके जो डिफाइंड पैरामीटर है इस रेंज के अंदर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो 95% भी हो सकता है, वो 50% भी हो सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स। 95% से मुराद क्या है कि 95% तक जो है वो आपकी वैल्यूज जो है वो इस रेंज के अंदर आ रही है, मैक्सिमाइज रेंज के अंदर आ रही है। अब ये देखिए, ड्रग ए है, ये ड्रग बी है, ये स्मॉल ट्रायल है, ये लार्ज ट्रायल है। स्मॉल ट्रायल में देखें 4/250, ये भी आपके पास 4/250 है, 1.6%, 1.6 स्मॉल ट्रायल है। इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो क्या है? वो ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि आप ग्राफिकली भी इसके अंदर देख सकते हैं। ये लार्ज ट्रायल है। लार्ज ट्रायल में क्या है? लार्ज ट्रायल में ये देखिए, लार्ज ट्रायल में 40/2500 हमने मैक्सिमम परसेंटेज 1.6 ही रखी है, लेकिन लार्ज ट्रायल में कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कम हो जाता है। आप ये देख रहे हैं, स्मॉल में कॉन्फिडेंस इंटरवल ज्यादा रहता है, और ये इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है, -1.5 से लेके 1.5, ठीक है। जितना सैंपल बड़ा होता जाता है उतना कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कम होता जाता है। डिजाइन ऑफ नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल। अच्छा, अब आ जाता है नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल। अब नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल ही का दूसरा नाम जो है वो सुपीरियरिटी ट्रायल है, ठीक है। Region of non-inferiority must be defined in advance. If the upper bound 95% confidence interval of the difference between two treatment lies entirely below the pre-specified boundary, then these treatment may be considered clinically equivalent. वही बात आ गई, अगर आपने स्मॉल सैंपल लिया, ज़्यादातर हमारा जितनी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, आपको पता है कि उसमें सैंपल साइज स्मॉल होता है कंपेरेटिवली आपकी क्वालिटेटिव स्टडी या फिर आपकी केस स्टडी या फिर आपका क्रॉस सेक्शन स्टडी।
इनमें एक तो ये कि सैम्पल साइज हमारे पास ऑटोमेटिकली स्मॉल होता है, दूसरा ये कि अगर अपर बाउंड आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ आ रहा है तो डिफरेंस जो होगा वो टू ट्रीटमेंट के दरमियान में 100% जो है वो प्री स्पेसिफाइड बाउंड्रीज के अंदर फॉल करेगा, तो वो क्लिनिकली क्या हो जाएंगे, वो इक्विलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि सुपीरियरिटी जो आपका ट्रायल होता है उस पर इस चीज को खास तौर पे मलहूज़े खातिर रखा जाता है। आगे सुपीरियरिटी वर्सेस इक्विवेलेंस ट्रायल डिजाइन। अब सुपीरियरिटी से मुराद क्या है कि जो आपका एक्चुअल ड्रग है उसका इफेक्ट जो है वो ट्रेडिशनल ड्रग के मुकाबले में मौजूद है, और दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ जो आपकी एक्चुअल ड्रग है और जो आपकी दूसरी ड्रग है वो दोनों इक्वल है। सुपीरियरिटी देखें, हाइपोथेसिस इज अ ट्रीटमेंट ए इज बेटर देन ट्रीटमेंट बी। अब मिसाल के तौर पे एक मफरूजा हमने बना लिया है कि हाइपोथेसिस ये है कि ट्रीटमेंट ए जो है वो अच्छा ट्रीटमेंट बी है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग क्या है, प्रूव दैट के ट्रीटमेंट ए इज नॉट इक्वल टू ट्रीटमेंट बी, ठीक है। डिसअप्रूव नल हाइपोथेसिस, ठीक है, मतलब हमने डिसअप्रूव करना है ना, क्योंकि ऊपर हमने जो हाइपोथेसिस दिया था वो है हमारा नल हाइपोथेसिस, ठीक है, कि ट्रीटमेंट ए इज बेटर देन ट्रीटमेंट बी, ठीक है, वो है सुपीरियरिटी ट्रायल। लेकिन जो हमारा हाइपोथेसिस है वो नल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि ट्रीटमेंट ए इज नॉट बेटर और इज नॉट इक्वल टू ट्रीटमेंट बी, तो ये क्या है, ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, लेकिन आपने इसको डिसअप्रूव करना है, ठीक है। नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल अब देखते हैं, यानी कि क्लिनिकल इक्विवेलेंस ट्रायल। hypothesis is treatment A is at least as good as treatment B, ठीक है। इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग क्या है कि प्रूव दैट ट्रीटमेंट ए इज नॉट वर्स देन ट्रीटमेंट बी, ठीक है, मतलब वो उससे वर्स नहीं जा सकता, उसके इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल इक्विवेलेंस हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब इक्विवेलेंस में क्या आ जाता है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में, कि प्रूव दैट ट्रीटमेंट बी इज नॉट वर्स एंड नॉट बेटर देन ट्रीटमेंट ए, ना वो उससे वर्स है ना वो उससे ज्यादा बेटर क्वालिटीज रखता है, सेम लेवल के ऊपर है इक्विवेलेंस ट्रायल में। डिजाइनिंग ए नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल। नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल ये देखें, ये है स्टैंडर्ड थेरापी, ये है एग्रेसिव थेरापी। स्टैंडर्ड थेरापी क्या होती है, सुपीरियरिटी 800/4000 20%, ठीक है, यानी कि आपकी 4000 में से 800 पॉपुलेशन, सही है, मतलब 4000 आपने टोटल ली, 800 आपने जो ले ली वो ले ली आपने क्लिनिकल ट्रीटमेंट बेस्ड, और ये वाली आपने ले ली ट्रेडिशनल बेस्ड, यानी कि इसका 20% हो गई। इसी तरह से 4000 टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 640 आपने क्या ले ली, आपने ट्रीटमेंट ले ली, यानी टोटल का 16%। नॉन इंफीरियरिटी क्लिनिकल इक्विवेलेंस में क्या आएगा कि 420 डिवाइडेड बाय 2000 इक्वल करना है आपने। चार चार था ना, 4000 ये 4000 ये, दो इधर कर दिया दो इधर कर दिया, ठीक है। इसका भी आपने क्या कर लिया, दो कर लिया, और इसका भी आपने हाफ कर लिया, ये 21% आ गया, 20% आ गया। इक्विवेलेंस में क्या है, 4000 डिवाइडेड बाय 2000, इसमें भी 4000 डिवाइडेड बाय सॉरी 20,000, तो 20% आ गया, ये इक्विवेलेंस में आ जाता है, ठीक है। नॉन इंफीरियरिटी बट क्लिनिकल इक्विवेलेंस। नॉन इंफीरियरिटी में क्या है कि वो सुपीरियर नहीं है उससे, ठीक है, बट क्लिनिकली इक्विवेलेंस है। हाँ जी, इसमें कोई मुश्किल समझ आई है अब आपको कि नॉन इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी ट्रायल क्या होते हैं, और आपके हाइपोथेटिकल ट्रायल क्या होते हैं, और आपका जो है वो इक्विवेलेंस ट्रायल क्या होते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट जो है वो इंफीरियरिटी ट्रायल स्टार्ट करते हैं। इसको देख लें एक दफा, मुझे बताएं। इसको प्लीज देख लें ताकि फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँ आपका।
presented
अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल की। नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल, जैसे कि दूसरा नाम इसका क्या है आपका? सुपीरियरिटी ट्रायल इसका दूसरा नाम है, क्योंकि नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल, ठीक है, इंफीरियरिटी ट्रायल को हम लोग करेंगे। अच्छा, नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल कहता है क्लिनिकल ट्रायल वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश दैट द, ये एक नया मतलब न्यू वे कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आप लोगों को दोबारा से ये पढ़ाया। एग्जैक्टली, शाबाश से है। A clinical trial wherein the objective is to establish that experimental treatment is not clinically worse than the active comparison treatment by more than small predetermined margin। यानी कि जितना कॉन्फिडेंस इंटरवल मिनिमम है उसके अंदर भी रहते हुए वो क्या कह रहा है कि इस ट्रायल का मकसद ये होता है कि आप एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हो वो क्लिनिकली ना तो वर्स है, ठीक है, और ना ही वो ज़्यादा एक्टिव है कंपैरेटिवली जो आपका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है या जो आपका मौजूदा ट्रीटमेंट है उससे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल। आगे है सिमिलर टू क्लासिकली डिजाइन्ड हेड टू हेड superiority trial, non-inferiority trials provide comparison data for evaluating treatment alternatives। ठीक है, मिसाल के तौर पे क्यों किया जाता है ये? इसलिए किया जाता है कि या तो आप superiority ट्रायल को हेड टू हेड जो है वो डिज़ाइन करते हो, या नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल जो हैं वो आपको कंपैरिजन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग डाटा। जो भी आप नए ट्रीटमेंट का कोई अगर अल्टरनेट करना चाह रहे हो, एक चीज़ अगर मार्केट में अवेलेबल है लेकिन उसकी कंप्लेन ज़्यादा है, तो आप उसी सॉल्ट की कोई नई ट्रीटमेंट का अल्टरनेट देखना चाह रहे हो, तो तब भी आप जो है वो उसको स्टैंडर्ड बना लेते हो और उसको नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल के अंदर ले आते हो अगर उसके इफेक्ट्स भी उसी लेवल पे आ रहे हैं। जैसे ट्रीटमेंट ए है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, $35 पर मंथ है, और ट्रीटमेंट बी $50 पर मंथ है। कॉन्सेप्ट क्या है? इफ ट्रीटमेंट ए इज सिमिलर इनफ इन एफिकेसी टू ट्रीटमेंट बी, अगर तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों की एफिकेसी एक जैसी है, द डिफरेंस बिटवीन देम इज क्लिनिकली नेग्लिजिबल। ये तो बात आप सबको पता है कि अगर कोई मसला नहीं, एफिकेसी ठीक है, तो डिफरेंस भी नेग्लिजिबल होगा। देन माई पेशेंट कैन यूज द लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव। लेकिन इन अ केस अगर उसी सॉल्ट का कोई और ट्रीटमेंट मार्केट में मौजूद है, वो $35 पर मंथ या $50 पर मंथ से भी कम, 35 से भी पर डॉलर से भी कम जा रहा है, और उसको कई महीनों में मेडिसिन यूज करनी है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो अल्टरनेटिव सॉल्ट की तरफ जाएगा। ही और शी विल गो फॉर द अल्टरनेटिव सॉल्ट। हाउ आर इन नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रायल? कैसे डिफरेंट होते हैं? ये देखिए, अब मैंने 3 कॉलम बना लिया, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है इसको। सुपीरियरिटी, इक्विलेंस एंड नॉन इंफीरियरिटी। ऑब्जेक्टिव देखें क्या है। सुपीरियरिटी में क्या होता है? टू डिटरमिन इफ वन ट्रीटमेंट इज सुपीरियर टू अनदर, अगर एक दूसरे से सुपीरियर है, ठीक है। इक्विलेंस में क्या होता है? टू डिटरमिन इफ एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट and an active reference treatments are similar in effect within a pre-tested range। ठीक है, इक्विलेंस ट्रायल क्या होता है? अगर आपका एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और आपका एक्टिव रेफरेंस ट्रीटमेंट जो है वो सिमिलर उसके इफेक्ट आ रहे हैं विद इन ए प्री टेस्टेड रेंज, प्री टेस्टेड रेंज है तो वो इक्विलेंस है। नॉन इंफीरियरिटी क्या है? टू डिटरमिन दैट एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज नॉट क्लिनिकली वर्स देन एन एक्टिव रेफरेंस इंटरवेंशन by more than a small present margin। ठीक है, स्मॉल छोटा सा प्रेजेंट मार्जिन जरूर होता है उसके अंदर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट क्लिनिकली वर्स नहीं है, किसके मुकाबले में? एक्टिव रेफरेंस इंटरवेंशन के मुकाबले में, यानी कि जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड रेफरेंस इंटरवेंशन है आपकी जो दवाई है उसके मुकाबले में वो वर्स नहीं है, बदतरीन नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहा, ठीक है, बाय मोर देन अ स्मॉल प्रेजेंट मार्जिन। ठीक है, छोटा सा किसी हद तक उसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो वो नॉन इंफीरियरिटी के अंदर आता है। आगे आ जाता है आपका नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस सुपीरियरिटी में क्या बनेगा? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरवेंशंस। ठीक है, सही है ना? नल हाइपोथेसिस यही बनेगा ना, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरवेंशन, तो वो क्या होगा? वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। तो व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू इंटरवेंशन, ये नल हाइपोथेसिस है। इक्विलेंस में क्या है? वन
ट्रीटमेंट इज सुपीरियर टू द अदर। इक्विवेलेंस में क्या होगा, ये नल है ना, हमें उल्टा बनाना है, जब इसका अल्टरनेट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि दोनों सेम है। इसी तरह से इसका नल क्या बनेगा, द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द कंपैरेटर विद इन द प्री टेस्टेड मार्जिन। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट है आपकी कंपैरेटर ट्रीटमेंट के लिहाज से प्री टेस्टेड मार्जिन में। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखे साथ साथ दिए हुए, वन ट्रीटमेंट सुपीरियर टू द अदर, ठीक है। इक्विवेलेंस में देखें वन ट्रीटमेंट सुपीरियर टू द अदर, ऐसी बात ही है ना। नॉन इंफीरियरिटी में देखें द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज नो वर्स देन द कंपैरेटर विद रिस्पेक्ट टू द प्री टेस्टेड मार्जिन, ठीक है। लिमिट कॉन्फिडेंस इंटरवल इनका देखें कितना है, पी वैल्यू वो -2 प्लस है, और नॉन इंफीरियरिटी में आपके पास कहाँ तक होती है, 0 to प्लस तक होती है। हाउ कॉमन आर नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल्स, क्यों कॉमन होते हैं। आवर स्टडी आइडेंटिफाइड अ क्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल्स, ठीक है। क्यों कॉमन होते हैं, क्योंकि उनमें प्री टेस्टेड रेंज के अंदर थोड़ा सा मार्जिन मौजूद होता है आपकी जो ट्रेडिशनल थेरेपी है और आपका जो न्यू ड्रग है उसके अंदर। During the 10th period between 1999 and 2009, 582 non-inferiority trials were published. यानी 1999 से लेके 2009 तक 582 नॉन इंफीरियरिटी 82 जो है वो नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल्स पब्लिश हुए हैं। Between 1989 and 1999 there was one, सिर्फ एक था। Of the 43 new drugs application approved by the FDA between 2002-2009 and two-thirds cited evidence obtained from non-inferiority trials। और तकरीबन 43 न्यू ड्रग जो है वो FDA क्या है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, ठीक है। तो FDA ने जो अप्रूव की है मेडिसिन वो 2002 और 2009 में इस नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल की बेस पे की है। नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल दोबारा देख लें क्या होता है कि टू डिटरमिन दैट एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, यानी कि जो आप नई दवाई बना रहे हो, इज नॉट क्लिनिकली वर्स देन एन एक्टिव रेफरेंस इंटरवेंशन। जो एक एक्टिव रेफरेंस इंटरवेंशन है, जो ऑलरेडी बाजार में एक बीमारी के लिए दवाई मिल रही है, तो आप नई बनाने वाली दवाई उससे ज़्यादा वर्स नहीं है बाय मोर देन अ स्मॉल प्रेजेंट मार्जिन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्रेजेंट मार्जिन है, ठीक है। और इसका नल हाइपोथेसिस हमने भी इसको गलत साबित करना है ना कि द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द कंपैरेटर विद इन द प्रेजेंट मार्जिन। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या कहते हैं नॉन इंफीरियरिटी में कि एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट क्लिनिकली वर्स नहीं है एक्टिव से, लेकिन इसमें तो ये कह रहे थे कि वो इक्वल ही हो गया ना, तो ऐसा नहीं है। इक्वल तो इसमें होता है, सुपीरियरिटी में होता है। एडवांटेजेस ऑफ नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल्स, अब आप ये देखें कि ज्यादातर जो ट्रायल्स हैं जिनकी डिमांड है वो नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल्स हैं, ठीक है। पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1999 और 2009 में तकरीबन 5-10 ईयर्स के अंदर जो है वो ईयर 582 नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल्स की बेस पे ऊपर काम हुआ था। एडवांटेजेस क्या है नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल्स के, नंबर 1 यूजफुल व्हेन प्लेसिबो कंट्रोल इज इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। ये उस वक्त यूजफुल होती है जब आपके पास प्लेसिबो जो होती है वो कंट्रोल नहीं रहती, इनएप्रोप्रिएट होता है। प्लेसिबो कहते हैं कोई भी नॉन ड्रग चीज, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, उसको आप डिस्पोजेबल कैप्सूल में डाल के उसको मेडिसिन बना के पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवा दो, ठीक है, वो प्लेसिबो है। नॉट लिमिटेड टू फार्मास्यूटिकल थेरेपी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल थेरेपी तक वो लिमिटेड नहीं होती। कैन बी यूज्ड फॉर रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, और जहाँ पे आपको लगता है कि किसी किस्म का नई ड्रग देने से कोई रिस्क पे आ सकता है बंदा, या बेनिफिट उसका चेक करना हो अपने, तो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस के लिए जो है वो ये ट्रायल किए जाते हैं। appropriate for comparing a specific intervention to itself, ठीक है। और खास किस्म की इंटरवेंशन जो आपके आप न्यू लॉन्च करवा रहे हो उसको इटसेल्फ मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं डोज वर्सेस डोज और फॉर्मुलेशन वर्सेस फॉर्मुलेशन, ठीक है। यानी कि डोज का डोज के साथ और उसकी फॉर्मुलेशन का फॉर्मुलेशन के साथ। प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर इंफीरियरिटी, नॉन इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी क्लेम्स, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, एविडेंस लेते हैं इंफीरियरिटी, नॉन इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी क्लेम। उसके बाद आ जाता है डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल्स। अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी।
मस्ट मीट स्पेसिफिक डिजाइन एंड एनालिसिस पैरामीटर टू बी यूजफुल। ठीक है, स्पेसिफिक डिजाइन चाहिए होता है और फिर उस डिजाइन का स्पेसिफिक एनालिसिस चाहिए होता है उन पैरामीटर्स को देखने के लिए। These requirements appears to be poorly understood by investigators and their reader। अब ये सारी की सारी नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल्स के लिए जो आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं उनको इन्वेस्टिगेटर या रीडर जो है वो पुअरली अंडरस्टैंड समटाइम करता है, क्योंकि हमने यही कहना है कि नॉन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल के अंदर यही होता है कि जो आपकी न्यू ड्रग होती है वो क्या होती है, इज नॉट वर्स, ठीक है, देन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, बाय सम लिटिल मार्जिन। ठीक है, कुछ लिटिल मार्जिन। तो क्या होता है कि समटाइम हम पुअरली उसको रीड कर रहे होते हैं। नॉट रिकमेंडेड व्हेन द रेफरेंस ट्रीटमेंट इज नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड। और उस वक्त तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि जब हमारे पास रेफरेंस ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से एस्टेब्लिश ना हुई हो, और इनकॉन्सिस्टेंट व्हेन कंपेयर्ड विद प्लेसिबो। और फिर जब हम इस नई ड्रग को प्लेसिबो के साथ दे रहे होते हैं फिर तो ज्यादा इसमें गैर तसलसल की बात हो जाती है, ये ज्यादा हम लोग इतना ज्यादा इसको फेवरेबल नहीं कहते। An appropriate sample size for non-inferiority trial is usually larger than that required for superiority trial। और दूसरा ये कि नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल्स के लिए आपको सैंपल साइज भी ज्यादा चाहिए होते हैं, ज्यादा रिक्वायर होते हैं कंपैरेटिवली सुपीरियरिटी ट्रायल। और ट्रायल्स आपको पता है कि उसमें ज्यादा अच्छा होता है, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं कि उसमें आप सैंपल साइज कम रखें, जितना सैंपल साइज कम रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब इसमें वो ये कह रहा है कि सैंपल साइज जो है वो आपने क्या करना है, उसका यूजुअली लार्जर रखना होता है देन सुपीरियरिटी ट्रायल। Non-inferiority trial design. To correctly interpret the results of the non-inferiority trials, we must first understand its specific methodology and design requirement। ठीक है, अब इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसकी अच्छी तरह से मेथोडोलॉजी का पता होना चाहिए, और मेथोडोलॉजी के साथ साथ आपको डिजाइन रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि वो क्या क्या है। Non-inferiority design, the hypothesis is the opposite of the classically designed superiority studies। जैसे कि आपको मैंने उस टेबल में भी बता दिया कि नॉन इंफीरियरिटी जो ट्रायल है उनके डिजाइन या उनका जो हाइपोथेसिस है वो इंटायरली क्या होगा, ऑपोजिट होगा सुपीरियरिटी स्टडी में। सुपीरियरिटी ट्रायल में हम क्या कहते थे, द न्यू ड्रग इज सुपीरियर और बेटर देन द प्रेजेंट ड्रग, बट इन नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल वी विल से there is the new drug is not worse than the previous drug but with this little margin, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं फिर भी। नल हाइपोथेसिस क्या है, वन ट्रीटमेंट इज सुपीरियर टू द अदर। ठीक है, वही आ गया सुपीरियरिटी कंप्लेक्स में, तो इसको गलत साबित करना है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है आपके पास कि द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज नो वर्स देन दी कंपैरेटर विद रिस्पेक्ट टू दी प्री टेस्टेड इंफीरियरिटी मार्जिन। ठीक है, जो आपका प्री टेस्टेड इंफीरियरिटी मार्जिन है उसके मुकाबले में भी वो कहता है कि इसका इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Typically, trial procedures such as randomization and blinding apply. However, stricter limitations are placed on an active control। जैसे कि आपको पता है कि क्लिनिकल ट्रायल की वही सारी कंडीशंस होती हैं कि आपने ब्लाइंडिंग करनी है, मास्किंग करनी है, ठीक है, आपने रेंडमाइजेशन करनी है, ठीक है, और आपने उसको एक्टिव कंट्रोल पे रखना है। कंपैरेटर must be well established intervention with at least one superiority trial establishing its clinical advantages over the placebo। और जो कंपैरेटर होता है, जो मतलब जिसके साथ आपने कंपैरिजन करना होता है, जो आपकी स्टैंडर्ड ड्रग होती है, उसने कम से कम एक दफा जो है वो एस्टेब्लिश इंटरवेंशन उसकी एस्टेब्लिश हो चुकी हो सुपीरियरिटी ट्रायल के अंदर में, ठीक है, ओवर द प्लेसिबो, और प्लेसिबो के साथ भी उसके एडवांटेजेस चेक किए जा चुके हैं। ओवरऑल स्टडी डिजाइन इज स्ट्रक्चर्ड एज क्लोजली एज पॉसिबल टू सुपीरियरिटी ट्रायल। ठीक है, मतलब बिल्कुल उसी तरह से इसमें हम करते हैं स्ट्रक्चर जो हमें डिजाइन देना होता है। इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, आउटकम मेजर्स एंड ट्रायल कंडक्ट। अ नॉन इंफीरियरिटी मार्जिन मस्ट बी डिटरमिन्ड प्रायर टू ट्रायल इनिशिएशन। ठीक है, और जो नॉन इंफीरियरिटी मार्जिन होता है उसको हम ट्रायल इनिशिएशन से पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने परसेंट रहता है। 95% पे हमारी वैल्यूज जो है उस डिफरेंस के साथ आएंगी या 50% के साथ। जस्टिफिकेशन फॉर द मार्जिन इज प्रोवाइडेड स्टैटिंग बोथ स्टैटिस्टिकल एंड क्लिनिकल वैलिडेशन। ठीक है, तो मार्जिन जस्टिफिकेशन के लिए होना बहुत जरूरी है। The non-inferiority margins should be no larger than the smallest value representing a clinically meaningful difference between the two interventions।
यानी कि जो आपका मार्जिन है वो कहता है कि वो आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है क्लिनिकली मीनिंगफुल है जो आपके लिए दो इंटरवेंशन के दरमियान में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक दवाई आपको 20% इफेक्ट दे रही है और एक दवाई आपको 50% इफेक्ट दे रही है, तो दोनों में डिफरेंस 50 और 20, या आप इस तरह करें 60 और 100 का लगा लें, तो 40 का डिफरेंस आएगा। तो जो आपका मार्जिन है वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए, इस रेंज के अंदर होना चाहिए। Ideally, a value smaller than minimum difference between the active comparator and placebo. और ज़्यादातर जो स्मॉलर वैल्यू आपकी होती है वो एक तरफ क्या होता है, आपके एक तरफ जो होता है वो एक्टिव सब्सटेंस होता है, दूसरी तरफ आपके पास प्लेसिबो होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेफरेंस्ड superiority trial showed the comparator to be 12% better than placebo, a researcher might set the non-inferiority margin at 7%। कैसे देखें, वो कहता है कि अगर रेफरेंस सुपीरियरिटी मतलब हमने नॉन इंफीरियरिटी ट्रायल के साथ एक रेफरेंस ट्रायल लगा दिया, ठीक है, उसका कंपैरेटर उसके साथ हमने किया तो 12% वो बेटर है प्लेसिबो के मुकाबले में। तो रिसर्चर ये कहता है कि जो नॉन इंफीरियरिटी मार्जिन होगा वो एटलीस्ट 7% होगा, ठीक है, क्योंकि 12% सुपीरियरिटी ट्रायल के साथ है, तो ऑब्वियसली 7% ही आपका उसके साथ होगा नॉन इंफीरियरिटी के साथ। इन अदर वर्ड्स 5% वर्स देन द कंपैरेटर, ठीक है। तो 5% कौन वर्स है कंपैरेटर के लिहाज से, आपका सुपीरियरिटी ट्रायल में जो आपका स्टैंडर्ड ड्रग है ये, बट स्टिल 7% बेटर देन प्लेसिबो। लेकिन ये 7% उस प्लेसिबो से बेहतर है जिसमें आपने क्या करना है कि जिसमें आपने स्टैंडर्ड ड्रग को साथ जोड़ के नहीं बताना। नॉन इंफीरियरिटी मार्जिन, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड डिजायर्ड पावर ऑल इन्फ्लुएंस सैंपल साइज। ये सारे के सारे आपके सैंपल साइज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस तरह आप बात करते रहे इधर पे मुझे चल ही नहीं रहे, इसलिए ना होते चल रहे हैं और इतनी चले क्लास सब लोग अटेंडेंस दे दें मुझे, इसको हम फर्दर आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। प्लीज मार्क एवरी पर्सन अटेंडेंस।